हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 4। देखो मैंने आपको 3 वीडियोस दे दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तीनों के लिंक मैंने आपको दिए हुए हैं लाइन वाइज, ठीक है? तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और देखो आज इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। 3 वीडियोज़ में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। लेकिन ये जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आज का पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, प्लीज़ अपने जो वीडियो जैसे जैसे वीडियोस चलती है ना वैसे वैसे आप अपने साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, या फिर पहले वीडियो देख लें बाद में नोट्स बना लें, जैसे आपको अच्छा लगता है। लेकिन नोट्स अपने लैंग्वेज में बनाते जाएं। जैसे जैसे मैं आपको लिखवाती हूँ चीज़ें वैसे वैसे लिखते जाइए, ठीक है? तो पहला टॉपिक होगा आपकी इस वीडियो का अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो पहले लिखिए अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है? अब देखो मैंने आपको जो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास एक जो बॉन्ड होता है वो एक रिजिड बॉन्ड होता है, ठीक है? लेकिन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई भी बॉन्ड है, ठीक है? लाइक ए और बी है। ए और बी में जो हमारे पास बॉन्ड है ये हमारे पास रिजिड नहीं होता। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में हम ये पढ़ेंगे कि ए और बी में कोई भी जो बॉन्ड है, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास रिजिड ना होके वो बॉन्ड्स कौन से होते हैं? इलास्टिक इन नेचर। क्या होते हैं? इलास्टिक इन नेचर। अब देखो इलास्टिक होने के कारण हम उस बॉन्ड को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ठीक है? और हम उन बॉन्ड को बेंड भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकते हैं। इलास्टिक करैक्टर आ गया तो उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, उसको बेंड भी कर सकते हैं। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि हमारे पास जो ये इस बॉन्ड में डिस्ट्रोट आएगा, यानी या तो बॉन्ड डिस्ट्रोट हो जाएगा या उसको हम बोलेंगे कि हमारे पास जो ये बॉन्ड है ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा, ठीक है? इसमें हो जाएगा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है इलास्टिक इन नेचर, स्ट्रेच करेंगे बेंड करेंगे, जिसके कारण हमारे पास डिस्ट्रोट हो जाएगा बॉन्ड या फिर ब्रेक हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे। तो जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कांस्टेंट नहीं आती, वो कांस्टेंट नहीं आती, ठीक है? अब देखो जो हमने पढ़ा था हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिजिड मॉलिक्यूल होने के कारण हमारे पास जो ये पैराबोलिक कर्व बनता है, एक हमारे पास इस तरीके का पैराबोलिक कर्व बनता है, जिससे हमारे पास यहाँ से क्या थी v = 1 0, v = 1 2, ऐसे इस तरीके से हमारे पास स्टार्ट थी, ठीक है? जिससे हम यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते थे, ठीक है? v0 से v1 में जाते, फिर v1 से v2 में जाते, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे पास जो ये बॉन्ड है वो रिजिड नहीं होती, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट नहीं आती। तो जिसके कारण हमारे पास ये जो इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये पैराबोलिक कर्व था, जो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर में आता था, इसमें क्या आएगा? लेस पैराबोलिक कर्व आएगा, जिसको नाम दिया गया किसमें? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या नाम दिया गया? मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है? ये नाम से आपने सुना होगा, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है? इसको हाईलाइट किया जाता है बुक्स में। तो अब ये किस तरीके का दिखता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो अब देखिए जो हमारे पास जो पैराबोलिक ये आया था, ये बोन्स आए थे, अब इसके कारण हमारे पास अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है वो क्या आएगी, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ी सी डेरिवेशन करवाऊंगी, यानी जो हमारे पास रिजल्ट्स निकलते हैं वो मैं आपको करवा दूंगी, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो वो करेंगे, उसको आप नोट डाउन कीजिए। तो ये थी हमारी स्टार्टिंग। अब देखिए जो हमारे पास अनहार्मोनिक ऑसिलेटर जो आया है उसकी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? तो उसको लिखिए Vx = DE1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस A R माइनस RE
का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, समझ में आया? ठीक है, अब देखो जो r माइनस आर ई है उसको हम क्या लेते हैं यहाँ पे x, तो जिसके कारण हमारे पास जो ये रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ax की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब यहाँ पे जो ये डी ई ये क्या है, अलग से लिखवा देती हूँ, तो लिखिए जो डी ई है हमारे पास वो क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो एग्जाम में आपको अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया जाता है, आपको सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, यहाँ पे ए की पावर एक्स की पावर जो भी ए सब कुछ दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है यहाँ पे डी ई ये भी गिवन होगी, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से अगर कुछ आ जाए तो वो क्या होगी, डी ई की वैल्यू, ठीक है। अब देखो कई बार तो आपको डी ई एज इट इज दे दी जाती है, कई बार आपको डी ई एज इट इज नहीं दी जाती, तो आपको इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए होता है, तो उसको लिख लीजिए ओमेगा ई अपॉन 4XC, ठीक है। कई बार पता है क्या होता है, जब हमें सीधा अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं कि निकालो, अब साथ में हमें ये चीज़ तो दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पे डी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं दी जाती, तो उसके अलावा हमें क्या दिया जाता है, ये फ्रिक्वेंसी इक्विलिब्रियम फ्रिक्वेंसी दी जाती है, XC दिया जाता है, ठीक है, ये गिवन होता है। अगर हम ये गिवन है तो इससे हम डी निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब ये क्या है, ओमेगा ई को हम क्या बोलेंगे, एक्सी को हम क्या बोलेंगे, ये मैं आपको लिखवा देती हूँ कि आपको किस लैंग्वेज में जो एग्जाम में मिलेगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्सी हमारे पास क्या होता है, अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, जो ये ए है, ए क्या है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। या ए क्या है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, जो क्या करता है, स्मॉल वैल्यू है, जो रिस्पॉन्सिबल है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लेस पैराबोलिक कर्व, ठीक है। स्मॉल वैल्यू है ए, ठीक है, जो किसके रिस्पॉन्सिबल है, फॉर मेकिंग लेस पैराबोलिक कर्व। अब जो लेस पैराबोलिक कर्व का मतलब क्या है, यानी जो हमारे पास मोस्ट एनर्जी पोटेंशियल कर्व था वो किस तरीके का दिखता है, तो उसको नोट डाउन कीजिए। देखो आपका ये क्या है, आपके पास डायग्राम, ठीक है। इस तरीके की हमारे पास ये कर्व आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, जैसे v इक्वल टू 0, v इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड अप टू, ठीक है। अब यहाँ से v 0 से नीचे तक ये है हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी, क्लियर। उसके बाद ये है 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। अगर हम यहाँ से v0 तक देखेंगे, अगर हम यहाँ से देखें v0 तक, तो ये आएगा हमारे पास d0 और यहाँ से लेके नीचे तक आएगा de। अब d0 de क्या है ये मैं लिखवा देती हूँ आपको, ठीक है। देखो d0 है हमारे पास रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब कई बार हमें ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हमारे पास रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल के दिखाओ, तो उसके लिए हमें क्या कुछ गिवन होगा। अब देखो ये हमारे पास क्या है, सॉरी जो DE है वो किसके इक्वल है, 0 पॉइंट एनर्जी प्लस D0 के, ठीक है। जो ये पूरी वैल्यू है ना किसके इक्वल है, 0 पॉइंट एनर्जी प्लस D0 के। तो कई बार हमें ये भी पूछ लिया जाता है तो हम दोनों की वैल्यू पता होगी। कई बार रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ लिया जाता है तो इसकी वैल्यू हमें पता होगी तो हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये
सीधा न्यूमेरिकल कई बस यहाँ से पूछ लिया जाता है, कई बार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल के दिखाओ, और कई बार कुछ भी नहीं पूछते कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो ऐसे वैसे, ठीक है। ये वाले जो कैलकुलेशन है कई नेट में नहीं पूछते आपके, ये वाले अब तो पूछने लगे हैं, पहले नहीं पूछते थे नेट में, ये गेट में सवाल आता था इससे। अब जो नेट में क्वेश्चन है ना, यहाँ से बस यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं वो कि DE और 4XE, यहाँ इसकी वैल्यू दी, इसकी वैल्यू दी, इसको डिवाइड कर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अगर आप हम सिलेक्शन रूल्स की बात करें, सिलेक्शन रूल की बात हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी करी थी, इसमें भी हम करते हैं। तो सिलेक्शन रूल दोनों के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारे पास जो सिलेक्शन रूल होगा, इसको आप उतार लीजिए एक बारी, मैं लिखवा देती हूँ आपको। तो देखिए सिलेक्शन रूल, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आपका सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन रूल जो होगा डेल्टा V +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये बोलोगे कि इतने सिलेक्शन रूल कहाँ से आ गए, तो देखिए इसमें से जो हमारे पास सिलेक्शन रूल, अब ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे फंडामेंटल बैंड्स के सिलेक्शन रूल है या फिर ऐसे, ठीक है। मैं लिखवा देती हूँ कौन सा सिलेक्शन रूल किसका है। डेल्टा V = +-1, ये किसका सिलेक्शन रूल है, फंडामेंटल बैंड्स का, जो फंडामेंटल ट्रांजिशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं या फिर बैंड्स बोल दो, ठीक है, उसका हमारे पास क्या आ गया, ये सिलेक्शन रूल, क्लियर। उसके बाद ये जो रहे हैं हमारे पीछे +-2 +-3, देखो जो ये अब ऐसे नहीं बोल सकते आप कि हमें डेल्टा V +-1 ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रांजिशन बैंड्स की हमारे पास सिलेक्शन रूल है तो यही अलाउड होगा। अलाउड सारे ही हैं, +-1 भी +-2 भी, ये भी सारे अलाउड हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएट करें कि डेल्टा V +-1 ये फंडामेंटल ट्रांजिशन बैंड की सिलेक्शन रूल है, ये किसके हैं, ये ओवरटोन बैंड्स के, ये ओवरटोन बैंड्स जो हमारे पास होते हैं ना उसका सिलेक्शन रूल है, और ये भी हमारे पास अलाउड है, ठीक है। अगर हम लिखें यहाँ पे डेल्टा V +-1 ये फंडामेंटल बैंड्स के लिए सिलेक्शन रूल, डेल्टा V +-2 फर्स्ट ओवरटोन के लिए, डेल्टा V +-3 ये सेकंड ओवरटोन के लिए। अभी ओवरटोन कैसे है ये भी मैं लिखवाती हूँ आपको, डेल्टा V +-4 ये थर्ड ओवरटोन के लिए, ठीक है। ये फंडामेंटल बैंड, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन बैंड्स के लिए, समझ में आया। अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास ओवरटोन बैंड्स होते हैं, ये इसके जो सिलेक्शन रूल आया है ये भी अलाउड होते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो होगी हमारे पास, लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी है ना ये कम होती है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल बैंड्स, ठीक है। अलाउड होंगे, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अलाउड नहीं है, अलाउड है, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है हमारे पास ओवरटोन बैंड्स की वो कम होती है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल बैंड्स। क्लियर हो गया। अभी देखो जो हमने बोल्ट्जमैन पढ़ा था किसमें, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ पे होती है, ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, इसलिए जो ट्रांजिशन है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, V = 0 से, ठीक है, अप टू हमारे पास चलती जाती है। इसलिए हमारे पास पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होने के कारण हमारे पास जो ओवरटोन बैंड है ये भी कहाँ से ट्रांजिस्ट होंगे हमारे पास, V = 0 से। किस तरीके से वो मैं आपको लिखवाती हूँ यहाँ पे। ऐसे सेम बनाइए, ठीक है, हमने बनाया। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। और ये क्या है हमारे पास, V = 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4।
अभी फंडामेंटल बैंड्स क्या है, ये सब क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास v इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट है। अगर ये देखें v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1, तो सिलेक्शन रूल किसका है, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये किसका है हमारे पास, फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट फंडामेंटल बैंड। क्लियर। अगर हम देखेंगे v1 से v2 तक, v1 से v2 तक यहाँ पे कोई सिलेक्शन रूल नहीं है, लेकिन ठीक है मैंने थर्ड वीडियो में आपको बताया है कि v1 से v2 तक ये कौन सी ट्रांजिशन होती है हमारे पास, कौन सी होगी, सेकंड फंडामेंटल बैंड इसको बोलेंगे, लेकिन एक और बैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं याद करो। अगर आपने अच्छे से देखी है वीडियोस तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से मुझे बता दोगे, क्योंकि जब वीडियो चलती है ना मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ती हूँ साथ साथ में कि कौन रिप्लाई कर रहा है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कौन फास्ट आंसर दे रहा है इसका। ठीक है, इससे क्या है टीचर और स्टूडेंट की कनेक्टिविटी रहती है, तो आप आंसर दिया करो अगर आपको आता है तो। ठीक है, तो ये क्या, अगर आपको नहीं आता है ना तो आप देखा करो कि मैम ने हमें क्या बताया था, तो इससे क्या आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे और कुछ भी नहीं। तो ये सेकंड फंडामेंटल बैंड है, ये तो हमें पता चलता है कि यहाँ से फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, ये सेकंड फंडामेंटल बैंड, लेकिन मैंने ये बोला है इसको एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलेंगे, और ठीक है बता देते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इसको हॉट बैंड, इसको बोलते हैं हॉट बैंड। ठीक है, ये चीज़ अभी हॉट बैंड क्यों बोलते हैं वो आप थर्ड वीडियो में देखना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो पॉपुलेशन होती है हमारे पास ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होती है, दैट्स वाई हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो ग्राउंड स्टेट से जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि v0 से प्लस माइनस 2 बोला है ना, ठीक है यहाँ पे। अब देखो मैंने बोला है ना प्लस माइनस 2 फर्स्ट ओवरटोन, प्लस माइनस 3 सेकेंड ओवरटोन, प्लस माइनस 4 थर्ड ओवरटोन। तो अब ये क्या है 0 से 2 में जा रहा है, 0 से 2 में जा रहा है तो फर्स्ट ओवरटोन, ये क्या आएगी फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, उसके बाद 0 से 3 में गया ये सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, ये बैंड्स है हमारे पास, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ पे वापस से बता देती हूँ। ये जो गया है v0 से v2 तक, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन। अभी ये क्या है v0 से v3 तक गया है, ये है सेकंड ओवरटोन। ठीक है, ये बैंड्स आपको समझ में आया। अब ये निकलते कैसे है ना, इसका आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला दे दूंगी, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैल्यूज़ गिवन होगी, बस वैल्यूज़ क्या करनी है आपको उस फॉर्मूले में डालनी है, आंसर आपका आ जाएगा। वो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। ठीक है, अभी जो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं पहले उनको कवर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। आगे मैं आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, अपनी नोटबुक पहले इसको उतारिए, अच्छे से समझिए। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो देखिए पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाती हूँ जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन बैंड, क्योंकि मैंने जो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन बैंड भी दिया है ऑप्शन में। तो आपको क्योंकि मैंने अभी तक ये पढ़ाया नहीं है तो आपको पता नहीं है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो लिखिए हमारे पास कॉम्बिनेशन बैंड। कॉम्बिनेशन बैंड देखिए जो हमारे पास vi प्लस माइनस vj, जो एक लाइन लिखवा रही हूँ वो लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। इफ v1 v2 v3 आर फंडामेंटल बैंड्स देन बैंड्स which appears at v1 plus minus v2, v1 plus minus v3 etc. are called combination band, are called combination band। देखो कॉम्बिनेशन बैंड क्या होता है, इसमें मैंने आपको लिखवाया कि हमारे पास
Vi प्लस माइनस Vj। अगर आपके पास V1, V2, V3 यानी कोई भी जो यहाँ पे Vi का मतलब V1, Vj का मतलब V2, इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे V1, V2, V3 ये सारे अगर आपके फंडामेंटल बैंड्स हैं, देन जो बैंड आपके इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, कॉम्बिनेशन इन द सेंस V1 को V2 से कंबाइंड कर दूं, जो फंडामेंटल बैंड V1 है फिर V2 है, इन दोनों को कंबाइंड कर दूं तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बैंड बन जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दूं V1 V3 का तो ये कॉम्बिनेशन बैंड बन जाएगा इस तरीके से। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक फंडामेंटल बैंड आया हमारे पास, एक पैराबोलिक कर्व है उसमें हमारे पास एक फंडामेंटल बैंड आया, ठीक है, दूसरे में सेकंड फंडामेंटल, तीसरे में थर्ड फंडामेंटल। अगर इन दोनों में पहले दो को, जैसे ये है, ये V1 फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, ठीक है, ये हमारे पास V2 सेकंड फंडामेंटल बैंड, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन बैंड्स। ठीक है, समझ में आया ये टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है, V1 is first fundamental band and V2 is second fundamental band of a diatomic molecule, then band appears at V1 plus V2 is called। देखिए अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला है, V1 हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल बैंड है, V2 हमारे पास सेकंड फंडामेंटल बैंड है, उसके बाद जो बैंड अपीयर होगा V1 प्लस V2, वो कौन सा बैंड हमारे पास होगा, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन बैंड होगा, कॉम्बिनेशन होगा, डिफरेंस बैंड होगा, या बोथ B एंड C। ठीक है, तो देखो अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं अच्छे, ठीक है, अगर मैं आपके जैसे अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को पहली बार में पढ़ा जाए तो हमें यहाँ पे यही पता चलेगा कि V1 तो फर्स्ट फंडामेंटल बैंड है, सेकंड फंडामेंटल V2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बैंड आएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अभी। ठीक है, ऑब्वियस ही है, क्योंकि अगर हमने ये पढ़ा तो इसका आंसर हमारे पास कॉम्बिनेशन दिखता है, क्योंकि इसको ये V1 प्लस V2 बोला हुआ है, इन्होंने कंबाइंड करने को बोला हुआ है, लेकिन हमारे पास कॉम्बिनेशन बैंड आंसर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने पूछा क्या है। देखो V1 इज फर्स्ट फंडामेंटल बैंड। अब इसका ना मैं डायग्राम आपको बनवाती हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, ये चीज़ है, ये है V0, V1, V2, V3, V4। ठीक है, V1 फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल बैंड होता है, मैंने अभी आपको बताया। ये हमारे पास V2 सेकंड फंडामेंटल बैंड, ये हमारे पास सेकंड फंडामेंटल बैंड होता है। फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, सेकंड फंडामेंटल बैंड, इन्होंने बोला है V1 प्लस V2, ये बैंड कौन सा होगा, ये वाला। इन्होंने ये चीज़ पूछी हुई है, ना कि इन्होंने डिफरेंट हमें फंडामेंटल बैंड देके इनका कॉम्बिनेशन पूछा है। हाँ, इन्होंने हमें एक ही जो पैराबोलिक कर्व में पूछा हुआ है कि फर्स्ट फंडामेंटल है, ये सेकंड फंडामेंटल है, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये चीज़ बनेगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन बैंड। फर्स्ट ओवरटोन बैंड, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ओवरटोन बैंड। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझ में आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन को वैसे देखा जाए, इसी से देख लें तो हमें आंसर यही लगेगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही आंसर टिक करके आएंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता देना कि आपने आंसर इसका क्या सोचा था। अगर आपने यही सोचा था इसका आंसर, तो बहुत अच्छी बात है, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने कॉम्बिनेशन बैंड आंसर सोचा है, तो आप अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को कि इस लैंग्वेज क्या है, इस क्वेश्चन के उन्होंने पूछा क्या है हमें। क्लियर, आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको स्टार्ट करवाती हूँ। ये क्वेश्चन है ना, आप अपनी नोटबुक पे उतार लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हम यहाँ पे रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, जो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर हमने स्टार्ट करा है, उसकी एनर्जी की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में वहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो लिखिए आप एनर्जी ऑफ अनहार्मोनिक, एनर्जी ऑफ अनहार्मोनिक वाइब्रेशनल लेवल।
तो इसकी फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, तो लिखिए EV इज इक्वल्स टू V प्लस 1/2 ओमेगा E माइनस V प्लस 1/2 का स्क्वायर ओमेगा E इंटू XC सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला। अगर देखो हमारे पास ये XC क्या है, यहाँ पे हमारे पास अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, ये मैंने अभी आपको बताया था, अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक नोट लिख लीजिए आप, अगर हमारे पास इफ द गिवन वैल्यू ऑफ अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट इज यूनिटलेस, अगर हमें जो अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर हमें दी हुई और वो यूनिटलेस हुई, यूनिट उसके कुछ भी ना हो, ठीक है, कोई भी सेंटीमीटर इनवर्स कुछ भी ना लगा हो, ठीक है, तो आप समझ जाना ये किसकी वैल्यू है, मीन्स द वैल्यू किसकी गिवन है, XC की गिवन है, XC इज गिवन, ये वाला ये गिवन है हमें। ठीक है, लेकिन सेकंड पॉइंट हमारे पास लिखिए, बट द गिवन वैल्यू ऑफ अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट इन सेंटीमीटर इनवर्स, अगर ये सेंटीमीटर इनवर्स में हमें दी हुई है तो आप समझ जाना ये हमें वैल्यू जो गिवन है ना ओमेगा ई XC की गिवन है, कंबाइंड गिवन है, मतलब ये कंबाइंड वैल्यू गिवन है। समझ में आया? ये जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे गलती कर जाते हैं, गलती क्या होती है कि आपको ये समझना है अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट की अगर हमें वैल्यू यूनिटलेस दी है तो दैट मीन्स जो वैल्यू गिवन सिर्फ XC की गिवन है। अगर हमें जो अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट जो दिया है अगर वो सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है तो आप समझ जाना ओमेगा ई XC इन दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, मान लो 27 दी है तो 27 इस दोनों की है ओमेगा ई XC। ठीक है, तो इस तरीके से बस इसकी जगह पे 27 रख देना। क्लियर हो गया? ये चीज़ है। अब हमारे पास जो 0 पॉइंट एनर्जी निकल के आती है अनहार्मोनिक वाइब्रेशनल लेवल्स की, वो क्या आएगी वो लिख लीजिए। इसको रब कर दूं, इसको उतार लीजिए एक बारी। ठीक है, तो हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी क्या आएगी, लिखिए E0 1/2 ओमेगा E माइनस 1/4 ओमेगा E इंटू XC सेंटीमीटर इनवर्स। बस आपको क्या करना है, V इज इक्वल टू 0 पुट करना है इस जगह पे, ये ना ये बस इसकी जगह पे 0 पुट किया 1/2 ओमेगा ई, यहाँ पे 0 पुट किया 1/4 ओमेगा इंटू XC। चाहिए इसको याद रख लो, 0 पॉइंट एनर्जी में देख लेना V इज इक्वल टू 0 पुट करना है। इसको स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये वाला याद कर लेना। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट एनर्जी की हमारे पास वैल्यू गिवन है। अब हम नेक्स्ट करेंगे पोजिशन ऑफ बैंड्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना ये आपको मैं ना नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि हमारे पास क्योंकि पोजीशन ऑफ बैंड्स में मुझे काफ़ी कुछ आपको फॉर्मूलेज बताने हैं, ड्राइव कर करके मुझे बताने हैं। ठीक है, और साथ में इसके साथ में ना मैं न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी। अगर मैं इसी वीडियो में पोजीशन ऑफ बैंड्स करवा दूंगी, लेकिन मैं ठीक है इसी वीडियो में करवा दिया तो न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे तो आपका समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे पोजीशन ऑफ बैंड्स और साथ में न्यूमेरिकल्स, और आपका होमवर्क भी मैं दूंगी करने के लिए। ठीक है, तो ये जो मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, अब यहाँ से क्या न्यूमेरिकल बनेगा ये इसका भी न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट इसी वीडियो में करवा दूंगी पोजीशन ऑफ बैंड्स वाली में। ठीक है, इसका क्या न्यूमेरिकल बनेगा, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगी सारे। क्लियर है? तो जितना भी हमने पढ़ा है इसी वीडियो में तो अच्छे से पढ़ लेना। देखो हमारे पास 4 वीडियोस हो गई हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसको अच्छे से पढ़ लेना पहले। ठीक है, तभी हमारे पास पोजीशन ऑफ बैंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे अगर आप ये 4 वीडियोस अच्छे से करोगे। समझ में आ गया? और इन तीनों का जो 3 वीडियोस थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 4th वीडियो ये रही, 5th वीडियो मैं आपको नेक्स्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।